हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एमसीओ 1 को। ये इसका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है और आज का क्वेश्चन है संगठन ढांचे के विभिन्न आयाम बताइए। क्या आप इस बात से सहमत है कि औपचारिकीकरण, केंद्रीकरण और जटिलता के संबंध में अध्ययन किसी संगठन की कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होता है? इस संबंध में विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले हम संगठन ढांचे के विभिन्न आयाम पढ़ते हैं। ये संगठन ढांचे के कितने आयाम होते हैं? ये टोटल 3 होते हैं। ठीक है, औपचारिकीकरण, केंद्रीकरण और जटिलता। तो औपचारिकीकरण संगठन के विभिन्न कार्यों, नियमों, कार्यविधियों, निर्देशन आदि की स्पष्टता और मानक की मात्रा दिखाता है। औपचारिकीकरण क्या होता है? इसे कहते हैं ना कि फॉर्मल, हर चीज फॉर्मल वे में चलती है। जैसे हम किसी संगठन की बात करें तो उच्च अधिकारी होते हैं, मध्यम स्तर के अधिकारी होते हैं, निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, फिर उसके बाद कर्मचारी आते हैं और उसके नीचे और मतलब और थोड़े से 4 क्लास के लेवल के कर्मचारी आते हैं। तो इसके बीच में पूरा एक फॉर्मल वे चलता है। ठीक है, ऊपर से जो ऑर्डर्स होते हैं वो नीचे तक जाते हैं और जब नीचे से काम हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो इसी को औपचारिकीकरण कहते हैं। तो ये संगठन के विभिन्न कार्यों, नियमों, कार्यविधियों, निर्देशन आदि की स्पष्टता और मानक की मात्रा दिखाता है। ये उच्च स्तर होता है और यहाँ पे श्रम विभाजन, प्रत्यायोजन होता है, किसी कार्य को किसी को सौंपना और उससे संबंधित अधिकार देना कि इस कार्य को आपको करना है और आपको इस कार्य को करने के लिए ये अधिकार दिए जाते हैं। उसका स्तर दिखाता है। नियंत्रण और विस्तार और विभागीकरण से सीधे संबंध होता है। विभागीकरण होता है, डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। अब आती है बात प्रत्यायोजन की। प्रत्यायोजन का सीमित और नियंत्रण प्रयोग ही केंद्रीकरण कहलाता है। मान लो एक उच्च अधिकारी है, ठीक है, इसके पास सारे नियंत्रण होते हैं। ठीक है, अब कोई भी बात अगर इसके मध्यम स्तर के जो प्रबंधक है या निचले स्तर के प्रबंधक है या फिर से नीचे के कर्मचारी हैं, तो वो जो भी काम करेंगे उसका जो नियंत्रण होगा वो किस के पास होगा? उच्च अधिकारी पर। इसी को केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। केंद्रीकरण को भौतिक सुविधाओं का जमाव तथा निर्णय लेने वाली शक्ति भी माना जाता है कि जो भी भौतिक सुविधाएं होंगी, फिजिकल जो फैसिलिटीज होंगी या फिर जो भी निर्णय लेने होंगे, कोई भी डिसीजन लेने होंगे तो कौन लेगा? उच्च अधिकारी लेगा। उसके बिना जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल है और टीचर्स हैं, तो टीचर्स को कुछ काम तो सौंप दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना और ये अधिकार है, लेकिन उसके लिए हर बात में जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो प्रिंसिपल के द्वारा ही लिया जाएगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि जो उच्च अधिकारी होता है वो ही सारे निर्णय लेता है। तो लोक प्रशासन में केंद्रीकरण का अर्थ है आधिकारिक शक्तियों के ढांचे के उच्च स्तर पर केंद्रित करना। ठीक है, तो लोक प्रशासन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें केंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है कि जो भी आधिकारिक शक्तियां हैं उसमें जो उच्च स्तर पर सारे चीजों को केंद्रित कर देना कि उच्च अधिकारी द्वारा ही सारे निर्णयों की पर सहमति दी जाएगी, निर्णय भी वही लेगा और अगर उससे कोई डिसीजन किसी दूसरे से पूछना भी है तो आखिरी जो निर्णय होगा वो उच्च अधिकारी का ही होगा। तो किसी भी केंद्रीकृत संगठन में प्रबंध और प्रशासन के वे 2 क्षेत्र उच्चतम अधिकार के क्षेत्र हैं। निचले स्तर के अधिकारी निर्णय लेने की शक्ति नहीं रखते। प्रसिद्ध प्रशासन विचारक हैं हेराल्ड कुंटज। उन्होंने कहा था कि केंद्रीकरण का प्रयोग उन प्रवृत्तियों को विवरण देने के लिए किया गया है जो सत्ता के छितराव से भिन्न है। यानी कि सत्ता का छितराव नहीं होता, सत्ता किसी एक के हाथ में रहती है और वो सिर्फ उनको ऑर्डर दे सकता है नीचे वालों को। तो सत्ता का छितराव नहीं होता, इसमें केंद्रीकरण होता है। बहुधा ये विभागीय गतिविधियों, सेवा प्रभागों या एक ही विभाग में केंद्रीकृत समान या विशेष गतिविधियों की ओर संकेत करता है। इसी तरह हेनरी फ्योल के अनुसार जो अधीनस्थ के महत्व में कटौती करे वह केंद्रीकरण है। अधीनस्थ कौन से होते हैं? सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो एक मान लो ये हमारा मैनेजर है उच्च लेवल का, ठीक है, ये नीचे लेवल का है तो ये इसके अधीनस्थ है ना। ठीक है, ये इसके अधीनस्थ है और उससे नीचे वाले इसके अधीनस्थ है। तो जो सबॉर्डिनेट्स है ना उनके महत्व की कटौती करे, उच्च अधिकारी के पास ही सारे अधिकार हों, उसी को कहा जाता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रबंध सोपान क्रम में ऊपरी स्तर पर जितने अधिक निर्णय लिए जाएंगे उतना ही अधिक केंद्रीकरण होगा, क्योंकि सारे जब निर्णय ऊपरी स्तर पर लिए जा रहे हैं तो उतना ही अधिक केंद्रीकरण होगा। जितने अधिक महत्वपूर्ण निर्णय ऊपरी प्रबंधन द्वारा लिए जाएंगे उतना ही अधिक केंद्रीकरण होगा। यह निर्णय लेने से पहले अधिकारियों से परामर्श लेना पड़े तो भी केंद्रीकरण अधिक है। कि मान लो निचले स्तर के जो सेकंड लेवल के जो मैनेजर हैं, ठीक है, या थर्ड लेवल के मैनेजर हैं, तो थर्ड लेवल के मैनेजर को सेकंड लेवल के मैनेजर से और फर्स्ट लेवल के मैनेजर से अगर परामर्श लेना पड़े या सेकंड वाले को फर्स्ट से लेना पड़े, टॉप लेवल के मैनेजर से परामर्श लेना पड़े, उसकी सहमति लेनी पड़े, तो भी यहाँ पर केंद्रीकरण अधिक माना जाएगा, क्योंकि मेन शक्ति तो उच्च अधिकारी के पास ही होती है। केंद्रीकरण के गुण क्या है? केंद्रीकरण संगठन में एक सी नीतियां तथा व्यवहार बनाना अधिक सरल हो जाता है। यह निर्दिष्ट कार्यविधि के
अनुरूप प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है तथा इसमें बेहतर समन्वय ला सकता है। अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि अगर एक के ऊपर ही अधिकार होंगे तो ये होगा कि मेन डिसीजन इसी का चलेगा, तो प्रभावी रूप से कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं तो सब अपने-अपने तरीके से काम कराएँगे। मान लो अलग-अलग तरह के एक ही लेवल के कर्मचारी ही हो गए, प्रबंधक मान लो इन्हें, इसके नीचे के कर्मचारी, अगर सबको ही निर्णय लेने के अधिकार दे दिया जाएगा, तो वो ये संगठन थोड़ा-सा टिपिकल हो जा सकता है, कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाएगा। इसलिए केंद्रीकरण से जो भी है इसके लिए हिसाब से प्रभावी रूप से कार्य किया जा सकता है, अगर केंद्रीकरण कर दिया जाए तो। शक्ति सर्वोच्च स्तर पर केंद्रित होने के कारण ये प्रणाली सर्वोच्च अधिकारियों की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाती है, क्योंकि अगर हाई लेवल के जो उच्च अधिकारी होंगे ना, उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ता है और इससे प्रभाव भी बढ़ता है। केंद्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत होने से प्रशासनिक संगठन में पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती। अगर केंद्रीकरण मजबूत है, तो प्रशासनिक संगठन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, उसमें पुनरावृत्ति मतलब कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि अगर इसने निर्णय लेना है तो उसे पता है कि इसने पीछे क्या निर्णय दिया था। लेकिन अगर हमें सबको अधिकार दे दें कि हाँ, आप भी निर्णय ले सकते हो, आप भी ले सकते हो, तो हो सकता है जो ये निर्णय ले रहे हों वो पहले हो चुका हो, ठीक है? तो ऐसे तो पुनरावृत्ति हो जाएगी ना। तो अगर हम कहते हैं कि केंद्रीकरण होता है, तो प्रशासनिक संगठन में पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। केंद्रीकृत संगठन में कर्मचारियों तथा अन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग के द्वारा एक सामूहिक रूप से विकसित करना इसका संभव हो जाता है, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं, संसाधन है, उनका पूर्ण उपयोग होगा, क्योंकि केंद्रीकृत संगठन होगे तो इसमें जो कर्मचारी हैं, संसाधन है, उनका पूर्ण उपयोग हो सकता है और उन्हें सामूहिक रूप से विकसित करना संभव हो सकता है। तो केंद्रीकरण हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन साथ ही केंद्रीकरण के कुछ गुण हैं, थोड़े सीमित हैं और उनके कुछ दोष भी हैं। कौन-कौन से? नंबर 1, सत्ता और प्रभुत्व के सर्वोच्च स्तर केंद्रित होने से प्रबंधकों की दूसरी पंक्ति विकसित नहीं हो पाती। मान लो हमारे पास ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, ठीक है? उसके बाद ये मीडियम लेवल का मैनेजमेंट आता है और ये थोड़ा-सा लो लेवल का मैनेजमेंट आता है। तो सारी शक्ति तो इसके पास है। तो जो ये वाले लेवल के मैनेजमेंट हैं, ठीक है, कर्मचारी है, इनकी तो दूसरी पंक्ति तो विकसित नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो भी काम करेगा वो टॉप लेवल का अधिकारी ही लेगा। तो इससे कई बार क्या होता है कि क्षमता होती है मीडियम लेवल के प्रबंधकों में भी और लो लेवल के प्रबंधकों में भी, लेकिन उनकी जो क्षमता है ना, वो विकसित नहीं हो पाती। सेकंड है, केंद्रीकृत प्रणाली में उच्च अधिकारी संगठन की स्थानीय आवश्यकताओं का सही परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पाते। कभी-कभी क्या होता है कि उच्च अधिकारी हैं और उनको वो तो हाई लेवल पे बैठे हुए हैं, उनको इतना नहीं पता। लेकिन जो स्थानीय आवश्यकता है कि संगठन में और क्या-क्या होना चाहिए, किस तरह मान लो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उच्च अधिकारी हैं, नेता वगैरह है मान लो, तो उन्हें जो स्थानीय आवश्यकता है, जो क्षेत्र की आवश्यकता है, वो तो नहीं पता होगा ना, वो तो वहाँ के नेता को पता होगा, ठीक है? तो उसके बारे में सही परिप्रेक्ष्य नहीं ले पाते, सही निर्णय वो नहीं ले पाते, क्योंकि उनको उनकी प्रॉब्लम ही नहीं पता होती, तो निर्णय भी नहीं ले पाते वो सही तरीके से। फिर है वास्तविक शक्ति संगठन के उच्चतम स्तर के अधिकारियों में निहित होने से सत्ता के प्रत्यायोजन सिद्धांतों का न्यूनतम प्रयोग होता है। अब हम कहते हैं प्रत्यायोजन, यानी कि अगर आपको ये कार्य सौंपा जाता है तो इसके साथ आपके ये अधिकार भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मेन शक्ति तो किसके पास है? उच्चतम स्तर के अधिकारियों के पास है। तो जो प्रत्यायोजन का सिद्धांत है कि ये कार्य करो और इसके संबंधित आपके पास ये सारे अधिकार भी हैं, तो उनका प्रयोग बहुत न्यूनतम हो पाएगा, क्योंकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते। इसी तरह छोटे-छोटे कार्यों व निर्णयों के लिए कर्मचारियों को अपने अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बात में निर्णय जो फाइनल डिसीजन होगा वो तो टॉप अधिकारियों का ही होगा, है ना? उच्च प्रबंधकों का होगा। तो अब उनमें उत्पादकता में कमी आएगी, क्योंकि ये पहले काम करेंगे, फिर ऊपर तक वो इस बात को पहुँचाएँगे, फिर वो ऊपर टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो उस बात में डिसीजन देंगे, वो नीचे आएँगे। इतने में क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं, उनकी उत्पादकता में कमी है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है? और कभी-कभी किसी कर्मचारी में ज़्यादा क्षमता होती है काम करने की, लेकिन उसको पता है कि जब तक ऊपर से पेंशन नहीं मिलेगी, वो नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कम आ जाती है, इससे संगठन को नुकसान होता है। तीसरी बात है जटिलता। किसी काम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देना जटिलता कहलाते हैं। ये विभिन्न कार्यों और इकाइयों के अंतर बताती है। ये संगठन के कार्यों और इकाइयों के विभिन्न प्रकारों को भी स्पष्ट करती है, कि मतलब इसमें जैसे हमने कहा था ना कि मान लो बहुत कोई जटिल हो जाता है कार्य, तो पहले हमारा डिपार्टमेंट होता है, इसके सब डिपार्टमेंट हो जाते हैं, मान लो इसके 2 सब डिपार्टमेंट हो गए, इनके फिर सब डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं। तो कार्यों की जटिलता बढ़ती चली जाती है, तो उससे बचने के लिए यूनिट की सब यूनिट और सब यूनिट की भी सब यूनिट्स बनाई जाती हैं, नहीं तो अगर एक ही जगह कार्य करेंगे तो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब हमने पढ़ा था। अब हमसे यहाँ पे तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसके अध्ययन में कार्यकुशलता को बढ़ाने में कैसे ये सहायक होता है। तो हमने जो इसके गुण थे वो सहायक वाले, और जो इसके दोष है वो इससे थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जिससे कि कार्य करने में अकुशलता भी आती है। तो आप दोनों तरीके से लिख देना, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक है, तो गुणों पे ज़्यादा महत्व देना है। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठनात्मक प्रभाविता क्या होती है? संगठनात्मक प्रभाविता के विभिन्न घटकों और उसके निर्धारकों
की व्याख्या कीजिए। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन की वीडियो बनाएँगे, जिससे छोटी-छोटी वीडियोज़ होंगी, तो आप इसे ढंग से सुन सकेंगे और समझ सकेंगे, और साथ के साथ लर्न कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।